वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, चैप्टर 8, हेडिंग है ईएम वेव्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ना है, लिखते रहिएगा प्लीज साथ साथ। वेव्स जो हैं इनको दो तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, पहले है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम ईएम वेव्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस? मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं विच रिक्वायर अ मीडियम, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, या सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जांपल हो गया इसका साउंड। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, सॉलिड के अंदर ट्रैवल कर सकती है, पानी में भी ट्रैवल कर सकती है, एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, और कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, रिक्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, अगर याद हो पिछले साल पढ़ाया था, आखिरी चैप्टर था क्लास 11th का ये, मैकेनिकल वेव्स। तो 12th में जो टॉपिक है दैट इज नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी नॉन मैकेनिकल, नॉन यानी इनको डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ये वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल हो गया लाइट, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, दैट इज लाइट। सन है, सन से लाइट हमारे तक आ रही है, सन से जो लाइट है अर्थ तक आती है, पर रास्ते में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है पूरा, पर फिर भी ये लाइट ट्रेवल कर सकती है, बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो कुल मिला के लाइट की तरह और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हमें टोटल 7 ईएम वेव्स होती है, टोटल हमें आज 7 ईएम वेव्स पता है, वो सातों आपको याद करनी है और ऑर्डर में याद करनी है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, नोट डाउन करिए। सबसे पहले है रेडियो वेव, फिर है माइक्रोवेव, ये सुनी होंगी सब आपने ना। उसके बाद है इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आती है विजिबल लाइट, जिसको आप लाइट बोलते, फिर है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद है एक्स रेज, और फिर लास्ट है गामा। तो दीज आर द 7 ईएम वेव्स, प्लीज नोट डाउन करिए। इसके अलावा और कोई ईएम वेव नहीं है, बस यही ईएम वेव्स होगी, यही 7 ईएम वेव्स है, ना कम ना ज्यादा, ये 7 आपको याद करनी और इस ऑर्डर में याद करनी। ये जो मैंने ऑर्डर बनाया है, देखिए एक चीज सुनिए पहले, जब भी किसी वेव की बात करते हैं ना, ये देखिए, ये एक लेंथ जो है क्रेस्ट और ट्रफ, इसकी मिलाकर जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं लैम्डा। दिस इज वेवलेंथ, वेवलेंथ। और एक टर्म होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है। मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी एक सेकेंड में 50 बार ऑसिलेशन हो। तो वेव के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, किसी भी वेव की अगर बात करेंगे तो हर वेव में एक वेवलेंथ होगी और हर वेव में एक फ्रीक्वेंसी, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जहां v उस वेव की स्पीड है, f उसकी फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा उसकी वेव। यहां से आप लिख सकते हैं, लैम्डा को नीचे ले जाइए तो फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हैं v बाय लैम्डा। यहां से हमें पता चला कि वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है। किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, या वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी वेव्स चाहे मैकेनिकल हो चाहे नॉन मैकेनिकल हो, ये फॉर्मूला जरूर ओबे कर। तो हम तो खैर ईएम वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव्स के लिए पढ़ रहे हैं, पर ये फॉर्मूला सारी वेव्स नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल दोनों फॉलो।
तो हमने ये जो ऑर्डर बनाया है, लिखो सातों वेव जरा एक बार लिखो लाइन में, इसी ऑर्डर में लिखो और याद भी इसी ऑर्डर में करें। रेडियो वेव जो है इट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट वेव, सबसे बड़ी वेव। और गामा रेज जो है दे हैव द स्मॉलेस्ट वेव। देखिए फिगर से समझ में आ रहा है, इस वेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी है और आगे जाते जाते वेवलेंथ कम है। तो दे हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ, दे हैव द लोएस्ट। ठीक है ना, हाईएस्ट वेवलेंथ फिगर से समझ में आना चाहिए, वेव कितनी बड़ी है इसकी। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी वेवलेंथ बड़ी है, इसकी वेवलेंथ छोटी है। दिस इज नॉट द वेवलेंथ, ये तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, इसकी बात नहीं कर रहे। एम्पलीट्यूड तो खैर दोनों का बराबर ही शो कर दो। वेवलेंथ ये वाला हॉरिजॉन्टल, तो रेडियो वेव की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, आगे जाने पे वेवलेंथ धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और यहां सबसे कम है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, आगे जा रहे हैं जब आप, तो आगे जाने पे लैम्डा जो है वो डिक्रीज करता है। अच्छा, अगर लैम्डा डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी लोएस्ट, इट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो आगे जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, यहां पहुंचेंगे दिस हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां बनाई है। ईएम वेव 7 ईएम वेव्स हैं, किसकी वेवलेंथ कितनी है वो वैल्यू मत याद करो, पर ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर याद करो। बनाओ इसको प्लीज। कोई कंसर्न किसी को? अच्छा, आप क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन में आपसे वो कह सकता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। वो कहता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर, तो वेवलेंथ लोएस्ट वो है, वेवलेंथ का ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। या एमसीक्यू अगर आता है, वो कहता है क्वेश्चन आएगा विच हैज लोएस्ट वेवलेंथ, वो कहता है विच हैज द लोएस्ट वेवलेंथ। एक्सरे आ गया, यूवी, आईआर या विजिबल। चलो जरा मेरे को बताओ, मैंने एक एमसीक्यू बना के दिया है आपको, विच हैज द लोएस्ट वेवलेंथ, ए बी सी डी। चैट बॉक्स में सेंड करिए प्लीज आंसर। क्वेश्चन है विच हैज द लोएस्ट वेवलेंथ, इनमें से आउट ऑफ दीज, ये मत कह दो लोएस्ट वेवलेंथ गामा रेज, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन में है उनमें से बता। यहां देख लो लोएस्ट वेवलेंथ है, तो एक्सरे यहाँ है, यूवी, आईआर, विजिबल, इन चारों में से कौन सी वाली है जो लोएस्ट वेवलेंथ है? एक्सरे, क्लियरली दिख रहा है लोएस्ट वेवलेंथ एक्सरे की होगी। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी नहीं गया है ये क्वेश्चन ना, कि इनमें से सबसे छोटा वेवलेंथ, सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी, बड़ी वेवलेंथ, बड़ी फ्रीक्वेंसी, जानबूझ के कंफ्यूज करेगा। प्लीज ये सीक्वेंस याद रख लेना और लिख लेना सब पे, कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है ना छोटा बड़ा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में, तो लिख लेना, इस तरीके से लिख लेना, फिर देख के इसको क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। मन में होगा ना सब कुछ तो कंफ्यूजन होगा, और हाँ लिख लोगे ये तो उसको देख के आप बहुत आसान है। विच हैज द लोएस्ट वेवलेंथ, यहाँ लिखा हुआ है लोएस्ट वेवलेंथ, तो यहाँ से शुरू करें। सबसे पहले कौन आया? एक्सरे, एक्सरे हैज द लोएस्ट। अगर पूछा गया विच हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो देख के बहुत आसान हो जाएगा, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां से शुरू करते हैं, रेडियो, माइक्रो, आईआर। सबसे पहले आईआर, तो इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पूछना है किसी को तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि ये वेव्स ईएम वेव्स क्यों कहलाती है। नॉन मैकेनिकल वर्ड तो ठीक था क्योंकि मीडियम नहीं चाहिए इनको, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि जब ये वेव्स ट्रैवल करती हैं, ध्यान से सुनिए प्लीज, जब कोई ईएम वेव ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। लेट अस टेक द एग्जांपल, मेरे पास एक ये टॉर्च, ठीक है, दिस इज अ टॉर्च। टॉर्च हमने जलाई तो उसकी आगे लाइट निकलेगी। सपोज करो टॉर्च है, टॉर्च जलाऊंगा, लाइट आगे जाएगी। या लेजर मान लो, लेजर से सीधा जाती, तो ये हमारी लाइट आगे जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन इन विच लाइट इज गोइंग, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जब लाइट जाएगी वो रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। देखिए कैसे, लेट अस कंसीडर ये एक्स एक्सिस और ये वाई, ठीक है ना। वैसे तो ये एक्स लेते थे, ये वाई लेते थे और ये जेड लेते थे। मैंने एक एक आगे शिफ्ट कर दिया। एक्स यहाँ की जगह यहाँ ले आए, वाई जो यहाँ की जगह होता था यहाँ, और जेड जो यहाँ की जगह होता था वो यहाँ शिफ्ट करके बना सकते हैं। हम अपनी मर्जी से उनको ले सकते हैं, ठीक है ना। एक एक एक्स यहाँ पे होता था, आप इसको एक्स बोलते थे, मैंने एक्स यहाँ ले, जो वाई यहाँ होता था वो यहाँ आ जाएगा और जो जेड यहाँ होता था वो यहाँ। तो अब हमारी वेव जा रही है जेड एक्सिस के लॉन्ग। जब ये वेव जाएगी ये रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर, देखिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय। क्या ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये साइनोसॉइडल है, या कह सकते हैं ऑल्टरनेटिंग। जब लाइट ट्रैवल करती है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है कम होता है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि हर जगह यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड से, यहाँ कम यहाँ ज्यादा, यहाँ कम यहाँ ज्यादा। तो ऑल्टरनेटिंग या साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में नहीं कर रहा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, लाइक ये लाइनें सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे है। सपोज करो आपके पास एक लाइट रे है, वो उधर जा रही है, दिस इज अ रे ऑफ लाइट गोइंग लाइक दिस। जब ये रे जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इस डायरेक्शन में नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में नहीं, उसके परपेंडिकुलर। लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, जिधर जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी परपेंडिकुलर, यानी इस तरह। ऐसी कुछ फिगर होगी। दिस इज द डायरेक्शन इन विच द लाइट रे इज गोइंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर नीचे, यानी वैल्यू चेंज हो रही। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, बढ़ रहा है कम हो रहा है। और लाइट जा रही है इस, दिस इज द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज गोइंग। So this is the direction of propagation. This is electric field. बना लीजिए प्लीज फिगर। एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इस वेव ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करा है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करा है, इसीलिए इस वेव को हम ईएम वेव बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि व्हेन दिस वेव ट्रेवल्स, लिख लो कि जब ये वेव्स ट्रेवल करती हैं तो रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बनाओ फिगर, बनाओ फिगर, इंपॉर्टेंट है। और अब इनका फॉर्मूला भी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अब ये बिल्कुल आपको पिछले चैप्टर को रिकॉल करो, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट ऊपर नीचे वेरी करता था, तो करंट की इक्वेशन होती थी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन आता था उसमें क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज होती थी। तो ऐसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी।
और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। कोई कहता है इसमें साइन थीटा क्यों आ रहा है, वो तो आएगा ही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू साइन थीटा की शेप में वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी साइन थीटा की तरह वेरी कर रही है, तो उसमें भी साइन थीटा आएगा। तो ये दो इक्वेशन। अच्छा जरा देख के बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है, कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक्स लिख देते हैं या फिर आगे आई कैप लगा, आई कैप का मतलब होता है एक्स। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है? सर वाई एक्सिस। यहाँ वाई लगा दो या यहाँ पे जे। और ये वेव जा कौन सी एक्सिस के लॉन्ग रही है? जेड। जेड एक्सिस। यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन या 30 डिग्री पे हो या 60 डिग्री, दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, दे मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। और ये दोनों जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि वेव जा इस तरफ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ हो, नहीं। पहली चीज तो वेव जिधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी तीनों देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड। वेव जा इधर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांसवर्स। हम कहते हैं कि जो ईएम वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो लिख लो एक चीज और, ईएम वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव। क्या मतलब है इसका? ट्रांसवर्स वेव्स है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वो वेव जा रही है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, ईएम वेव्स जो है दे आर ट्रांसवर्स। ये उसकी फिगर बनाई और ये हमने इक्वेशन लिखी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई पूछता है इसमें ई नॉट क्या है? अब आपको पता होना चाहिए, आपने एसी चैप्टर पढ़ा है। तो ये साइन के बाहर जो आती है ये चीज क्या होती है उसकी? सर मैक्सिमम वैल्यू। हाँ वेरी गुड। तो ई नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू, मैक्सिमम। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू कितनी है तो क्या बताओगे? मल्टीप्लाई बाय सर रूट 2। √2 से कर ई दिया। नॉट बाय रूट 2। ई नॉट बाय रूट। अच्छा बी नॉट क्या चीज है? बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की बराबर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखो बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला थोड़ा छोटा बना है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी। लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से सी टाइम्स छोटी है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸। और एक चीज ध्यान रखो, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लाइट, ये सारी ईएम वेव्स के लिए ये लॉजिक, ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है। इंफ्रारेड के लिए भी यही है, रेडियो के लिए भी यही लॉजिक है, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, सबके लिए यही। सबकी स्पीड सी होती है। एक ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैंने पूछा कौन सी ईएम वेव सबसे तेज चलती, तो बच्चे बोलते हैं लाइट। लाइट तो फास्टेस्ट है, नहीं, सारी ईएम वेव्स फास्टेस्ट। सारी ईएम वेव्स की स्पीड सेम है। यूवी रेज की स्पीड भी वही है, 3 × 10⁸। गामा रेज की स्पीड भी वही है। फॉर्मूले से देखिए, पिछला मैंने एक फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। प्रोपोर्शनैलिटी इन दोनों के बीच में, लैम्डा बड़ा था F कम था, लैम्डा छोटा था F ज्यादा था, क्योंकि V इज अ कांस्टेंट। सारी ईएम वेव्स की जो स्पीड है, स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल ईएम वेव। लिखो इस बात को भी। फर्क सब में क्या है ईएम वेव्स में? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फर्क। जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी है,
इसकी वेवलेंथ छोटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, और वेलोसिटी सबकी सेम। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि कौन सी ईएम वेव सबसे फास्ट चलती है, वहां तो सभी बराबर स्पीड से चलती है। हाँ, वेवलेंथ अलग होगी सबकी तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और स्पीड सबकी सेम। ठीक है ना। और बताया मैंने कि उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से c टाइम्स छोटा होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है E नॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B नॉट होगी E नॉट बाई C। ये कंपलसरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड से? फॉर्मूले से निकल आएगा, देखो ना, B नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई C। कंपलसरी की बात नहीं, फॉर्मूले से दिख रहा है। C कितना बड़ा है, 3 इंटू 10⁸, तो B नॉट बहुत छोटा आएगा। यानी जो लाइट के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी ज्यादा होता है और मैग्नेटिक फील्ड काफी कम होता है। ठीक है ना। तो हाँ, तुम कह सकते हो कि ये जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा होगा। ओके सर। कितने टाइम्स छोटा होगा, C टाइम, 3 इंटू 10⁸ टाइम्स छोटा। अब इस जरा इक्वेशंस को समझते हैं। इन इक्वेशंस में E नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू थी, B नॉट मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू थी। अब इसमें ये जो आ रहा है K, ये क्या, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। K इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव, और K होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लिखो, बनाओ। ओमेगा जो है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, जहां एफ फ्रीक्वेंसी है। वेव के लिए हमें, अभी मैंने आपको बताया, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए और लैम्डा पता होना चाहिए। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, इक्वेशन से देखो। इक्वेशन में जो k होगा वो 2 पाई बाय लैम्डा होगा, तो वहां से लैम्डा निकल आएगा, और ओमेगा 2 पाई एफ होगा, वहां से एफ निकल आएगा। और ऐसे मत रट लेना कि पहले वाला k होता है दूसरे वाला ओमेगा होता है। कई बार वो क्या करेगा, ओमेगा टी को पहले लिख देगा, के जेड को बाद में लिख देगा। तो ऐसे रटो कि t के साथ जो होता है, टाइम के साथ जो होता है वो ओमेगा, और z के साथ जो होता है वो k। कोई भी टर्म पहले बाद में दी हो सकता है ये पहले हो सकता है वो पहले हो। तो t का कोफिशिएंट ओमेगा है, z का कोफिशिएंट k। बनाइए प्लीज। क्लास वर्क कॉपी बहुत बार हम बता चुके हैं, बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास वर्क सिर्फ सुनोगे लिखोगे नहीं, कभी भी याद नहीं होगी और ना ही समझ में आएगी। तो प्लीज साथ साथ अगर अटेंड करते हैं क्लास तो लिखना बहुत जरूरी है। जैसे रेगुलर क्लास में आप नोट्स बनाते हैं वैसे ही सब कुछ लिखिए। कुछ बच्चे कहते हैं हमें समझ में आ जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में सबको आ रहा है, पर लिखोगे तो याद होगा और रिकॉल कर पाओगे। लिखोगे नहीं ना तो कल तक भूल जाओगे क्या। अच्छा, दूसरी चीज और देखिए, इसमें z जो आ रहा है ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये z। क्या होगा यहां पर, वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और जो साइन यहां आ रहा है उसका ऑपोजिट लेना, ऑपोजिट। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, z आ रहा है और माइनस साइन आ रहा है। पहले तो साइन का उल्टा करिए, प्लस z करिए। तो यानी ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इट इज गोइंग अलोंग द प्लस z एक्सिस। फिगर में ये वेव प्लस z एक्सिस, तभी यहां पर माइनस z है। अगर यहां मैं प्लस बना दूं, अब इसका मतलब क्या होगा, ऑपोजिट साइन करोगे तो माइनस z बन जाएगा, यानी अब ये वेव इस साइड जाएगी। अगर मैं यहां पे y लिख दूं और प्लस है, अब ये वेव माइनस y एक्सिस में जा रही है, माइनस y। अगर मैं यहां पे लिख दूं x और माइनस लगा दूं, तो x भी हो सकता है। अब ये x एक्सिस के अलोंग जा रही है और नेगेटिव का उल्टा करो, ऑपोजिट लो, यानी प्लस x, यानी ये वेव अब पॉजिटिव x एक्सिस में जा रही है।
तो यहां से देखकर हमें पता लगता है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। हमारी जो वेव है वो जा रही है पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो मैं जेड लिखूंगा यहां और माइनस साइन लिखूंगा। जिस डायरेक्शन में वेव जाती है वो यहां से पता लगता है, इसका उल्टा साइन लगाते हैं। वेव अगर प्लस जेड में जा रही है तो यहां माइनस होगा, माइनस जेड में जा रही है तो फिर प्लस। हमारी वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव जेड में जा रही है, तो यहां माइनस साइन। क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी होगी, और इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसा आएगा बताते हैं, पहले लिख लीजिए प्लीज। कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। कोई एक डाउट यहां तक इस फिगर में, इन इक्वेशंस में, इन फॉर्मूले में कोई डाउट? सर एक बार बता दो माइनस कब लिखते हैं और प्लस कब लिखते हैं? माइनस प्लस अपनी मर्जी से नहीं लिखते, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका ऑपोजिट साइन बीच में। तुम्हें इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी, सपोज करो तुम्हें इक्वेशन लिखी हुई ये वाली मिली, तुम्हें ये इक्वेशन लिखी हुई मिली के जेड प्लस ओमेगा टी के जेड प्लस, दोनों सेम हो गए। ऐसा नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग हो मैग्नेटिक, दोनों के साइन वाले पार्ट एग्जैक्टली सेम होंगे, दोनों में फर्क सिर्फ यहाँ होता है, बाकी दोनों सेम। तो सपोज करो ये लिखा हुआ है, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये वेव कहाँ जा रही है बताओ, बोलो। माइनस जेड एक्सिस। हाँ, जेड है और जो बीच वाला साइन है उसका उल्टा कर दो, तो दिस वेव इज गोइंग टुवर्ड्स द माइनस जेड। ये जो वेव होगी ये माइनस जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, यहां से देखते ही पहचान लो। प्लस जेड है ना, उसका उल्टा लो, जो भी यहां पर होता है उसका उल्टा डायरेक्शन। अगर यहां पे माइनस जेड होता, अब ये वेव किस तरफ जा रही होती, प्लस जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड डायरेक्शन ली जा रही। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। एक ईएम वेव है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है E इज इक्वल टू 300 साइन 4 पाई टी प्लस 2 पाई जेड। ये दिया, लिखो E इज इक्वल टू 300 साइन 4 पाई टी प्लस 2 पाई जेड। आपको बताना है इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है और इसकी स्पीड कितनी। ठीक है ना, इस इक्वेशन को पहचान के। कोई कहता है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन नहीं दी हुई, नहीं दी हुई, जरूरत ही नहीं है, एक ही से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। होगी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी जरूर, पर दैट इज नॉट गिवन। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन इज नॉट, जरूरत नहीं है उसकी। इस इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो, के निकाल लो, ओमेगा निकाल लो, उससे सॉल्व हो जाएगा। चलो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करिए और चैट बॉक्स में सेंड करिए। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर यूनिट में कॉमा लगा के, वेवलेंथ प्रॉपर यूनिट में कॉमा लगा के, वेलोसिटी प्रॉपर यूनिट। टेक 2-3 मिनट्स ऑफ टाइम, नोट डाउन करिए पूरा और सॉल्व करो। किसी को कोई कंसर्न अभी तक या क्वेश्चन में कोई डाउट? चलो ठीक है, ट्राई करो, चैट बॉक्स में सेंड करना है सब बच्चों को।
सेंड करो, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और विद प्रॉपर यूनिट सेंड करिए। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। टी के साथ जो होता है, टाइम के साथ जो होता है वो ओमेगा। तो ये जो टर्म है ये ओमेगा, ओमेगा है 4 पाई, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 4 पाई। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2। फ्रीक्वेंसी आ गई 2 हर्ट्ज। अच्छा, अब देखते हैं z के साथ ये जो है ये k होगा, k होगा 2 पाई, और k होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई। तो लैम्डा कितना आ गया? सर 1 मीटर। आ गया 1 मीटर। और इस वेव की क्या स्पीड होगी? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सर 2 मीटर पर सेकंड। इट विल बी 2 मीटर पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी थी, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई एक दिया हो दोनों में से तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों इक्वेशंस में एग्जैक्टली सेम होता है। दोनों की इक्वेशन में सिर्फ ई नॉट और बी नॉट का फर्क होगा। कभी आपको एक इक्वेशन दे रखी है सिर्फ, दूसरी नहीं दी, सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ही इक्वेशन दी हुई, तो आप उससे भी सारा सॉल्व कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को देखकर आप मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख भी सकते हो। बस फर्क क्या करना, B इज इक्वल टू बी नॉट, बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज। वहां प्लस था तो यहाँ प्लस होगा, वहां माइनस था तो यहाँ भी माइनस होगा, ये वाला पार्ट एज इट इज सेम। और बी नॉट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था बी नॉट का, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। ई नॉट दे रखा है, ई नॉट को सी से डिवाइड करना, बी नॉट की वैल्यू आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी बनेगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बोर्ड में आए हुए भी हैं, जहां इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन से कंपेयर करके आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी निकालना। किसी को कोई डाउट इन वैल्यूज में? 2 हर्ट्ज, 1 मीटर और 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमने इस वेव को सॉल्व करा है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ और इसकी स्पीड। सर हाँ जी, सर अभी आपने बोला था कि जो ईएम वेव्स होती है उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और तो सर इसमें 2 मीटर पर सेकंड मतलब? वो तो वैक्यूम में होती है ना, हमने आपको बोला था कि सारी ईएम वेव्स, ऑल ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पर किसमें होती है वो? तो कि वो पानी में भी वही स्पीड हो। अब जरूरी नहीं है कि आपकी को जो क्वेश्चन दिया हो वैक्यूम का दिया हो। सर यहाँ पे जे क्या है? क्या चीज? सर जे, कहाँ पे? सर आपने जहाँ स्पीड के लिए ऑल ईएम जे इंटू 10⁸। 3 है, 3। क्या बताया था अभी आप लोगों को? सारी ईएम वेव जो होती हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸। पर ये किसमें होती है? दैट इज इन वैक्यूम। पानी में अलग होगी, लाइट की स्पीड पानी में 3 × 10⁸ नहीं होगी, अलग अलग मीडियम में जाने पे स्पीड बदल जाती है। तो यहाँ चिंता मत करो कि यहाँ तो स्पीड ये आ गई, अब क्या करें? हो सकता है किसी और मीडियम में होगी लाइट। ये ईएम वेव ये कहीं थोड़ा ना बोल रहे थे वैक्यूम में ही, तो ये ईएम वेव किसी और मीडियम में होगी। ठीक है ना, अगर वैक्यूम में होती तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ ही आती, बट दिस कैन बी इन सम अदर मीडियम। ग्लास है, ग्लास के अंदर भी जाती है लाइट, पानी है, पानी के अंदर भी जा सकती है, तो किसी मीडियम में होगी, वहां स्पीड ये आ रही होगी। हमें चिंता नहीं करनी, हमें फॉर्मूला लगाना है। हमने फॉर्मूला निकाला से वेवलेंथ निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली, और v इक्वल टू एफ लैम्डा से स्पीड। बिना सोचे समझे मत कह देना कि स्पीड, कुछ बच्चे ऐसे ही लिख देंगे हाँ स्पीड तो यही है, नहीं, जरूरी नहीं है ना। ये कहाँ बोला है उसने कि वैक्यूम? बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं इसी पे। लिखो, हाउ आर EM waves produced and how do they propagate? EM wave पैदा कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, और
वो कैसे प्रोपोगेट करती है, खत्म क्यों नहीं हो जाती है। कोई कहता है ये ईएम वेव प्रोपोगेट कैसे करती है का मतलब क्या है? जब लाइट ट्रैवल कर रही है, अब अगर वैक्यूम है तो ये लाइट कभी नहीं खत्म, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, मिलियन ईयर्स तक ये लाइट ट्रैवल करती ही रही। अब स्टार्स हैं जो बहुत दूर स्टार्स हैं यूनिवर्स में, उनसे जो लाइट निकली थी वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ट्रैवल कर रही है। जो स्टार तुम आज देखते हो उससे जो वो लाइट तुम्हें आज दिख रही है वो कितने साल पहले स्टार से निकली, और उतने साल तक वो वैक्यूम में स्पेस में ट्रैवल करते 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 आज तुम्हें दिखाई दे रही। लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रैवल करते करते अर्थ तक पहुंचती, तो वो खत्म क्यों नहीं हो जाती लाइट, या वो क्यों चलती रहती है, प्रोपोगेट कैसे करती रहती है, वो देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, मैक्सवेल ने इसके बारे में स्टडी करा और हमें थ्योरी दी थी। ठीक है ना, नाम नोट डाउन कर लो, साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। उन्होंने हमें बताया कि जो ईएम वेव्स हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड, लिखते रहो, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्जेस, और लिख लेते हैं अलग से ऑसिलेटिंग चार्ज। उन्होंने बताया कि जो ईएम वेव्स हैं वो प्रोड्यूस करी जा सकती हैं कैसे, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कराओगे, कांस्टेंट स्पीड से नहीं, तब ईएम वेव नहीं प्रोड्यूस होगी, उसको आप एक्सेलरेट कराओ, एक्सेलरेट कराओगे तो उस चार्ज पार्टिकल के अंदर से ईएम वेव्स निकलेंगी। या फिर उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कराना चाहते तो उस चार्ज पार्टिकल को आप ऑसिलेट करा, तो भी उसके अंदर से ईएम वेव्स निकलती है। तो पहला क्वेश्चन जो था, हाउ आर ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती है, तो लिखिए ईएम वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस या फिर ऑसिलेटिंग चार्जेस। ऑसिलेटिंग वाला मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, हमें पता है चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब क्या करिए, चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कराइए। वो कह रहा है ना, चार्ज अगर रखा हुआ होगा चार्ज पार्टिकल तो ईएम वेव नहीं निकलेंगी उसमें, या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो भी ईएम वेव नहीं निकलेगी। ईएम वेव उस चार्ज पार्टिकल में से कब निकलेंगी, जब वो ऑसिलेट करेगा। तो इसको ऑसिलेट कराते हैं, देखते हैं ऑसिलेट कराने से क्या। जब आप इसको ऑसिलेट करा रहे हैं, ऑसिलेट ऊपर नीचे इसको ऑसिलेट कर, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी, बढ़ेगी कम, बढ़ेगी कम। जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी कम। वही हमें चाहिए, हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो वेरी कर रहा है ना। ईएम वेव में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कराने के लिए चार्ज को ऑसिलेट कराइए, ऊपर ले जाइए, नीचे ले आइए, ऊपर ले जाइए, नीचे ले आइए, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे। ठीक है, वेरी करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया। अब मैक्सवेल ने क्या थ्योरी दी, मैक्सवेल ने थ्योरी दी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, ये कोई मैग्नेट तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, पर मैग्नेटिक फील्ड तो किसी मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है या करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोड्यूस करा है। मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करती है, वो चेंज कब करेगी, जब आप चार्ज को ऑसिलेट करें। अगर चार्ज को आप पकड़े रखोगे फिक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आएगी, ईएम वेव बनेगी नहीं। हमें किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे चेंज कराएं, चार्ज को ऑसिलेट कराइए, चार्ज को ऑसिलेट कराइए।
जब आप चार्ज को ऑसिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड। कोई कहता है ठीक है हो गया, अब आगे क्या होगा, आगे कैसे जाएगी? अब क्या होगा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके अगला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा, वो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस बार मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहे। देखिए कैसे, इसके बाद क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहे। ये दोनों जो है दे आर सेल्फ सस्टेनिंग। और इसी तरीके से लाइट को अब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बस स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि कोई पूछता है ईएम वेव कैसे ट्रेवल करती है, तो मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से ये लाइट आगे चलती है। तो कोई पूछता है सबसे पहले कौन आया होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आया। वो कहां से आया होगा, वो आपके ऑसिलेटिंग चार्ज से आया होगा। जो चार्ज ऑसिलेट करा होगा उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर, बस अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे मैग्नेटिक फील्ड, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे मैग्नेटिक फील्ड, और लाइफ लॉन्ग पे ये ईएम वेव आगे चलती जाए। जब तक कोई इसको टकरा के रोक नहीं देता तब तक ये स्पेस में वैक्यूम में चलती जाएगी। तो ये दोनों सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रिलायंट दोनों होते हैं, इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे को ये प्रोड्यूस करते हैं। ई से बी, बी से ई से बी, बी से ई से बी, और फिर ये कंटिन्यू करता रहेगा। बस एक बार स्टार्ट कर दीजिए, पहली बार तो कोई चाहिए होगा ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, एक चार्ज हमें स्टार्टिंग के लिए चाहिए होगा, एक बार स्टार्ट कर दीजिए, फिर ये आगे प्रोपोगेट करती रहेगी। तो स्टार में एक बार ये लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, फिर वो चारों तरफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रैवल करती है। तो दिस इज हाउ ईएम वेव्स प्रोपोगेट। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक आपको आइडिया दिया, दोनों सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। और लिख लीजिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, और स्टार्ट करा है हमने ऑसिलेटिंग चार्ज। बना लो इसको आराम से, इसको लिखो, अपने वर्ड्स में लिख लो कैसे मैंने जो समझाया। कोई डाउट किसी को? तो उसको एक्सेलेरेट कैसे करेंगे चार्जेस को? कैसे भी कर लो, उसको एक्सेलरेट करना है यानी स्पीड बढ़ानी है उसकी, उसको तुम किसी चीज से अट्रैक्ट करवा लो, एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे आगे कोई चार्ज प्लेट रख के अट्रैक्ट करवा लो। सपोज यहाँ एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो उसके अंदर से ईएम वेव्स निकलने लगेंगी, या चार्ज ऑसिलेट करेगा तो भी ईएम वेव्स निकलने लगेंगी। तो दोनों तरीके हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हो, ऑसिलेट भी करा सकते हो। दोनों ही केसेस में उस चार्ज के अंदर से, जैसे ये चार्ज था, जब ये ऑसिलेट करा तो इसकी वजह से ये ईएम वेव शुरू हुई ना, ये शुरू कहां से हुई, चार्ज से हुई। चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा होगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे कि उस चार्ज के अंदर से ईएम वेव निकली।
अच्छा, Okay, एक चीज और लिख लीजिए, एक साइंटिस्ट था, यहाँ तो मैंने आपको नाम बताया मैक्सवेल का, एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज, उन्होंने पहली बार लैब में एक्सपेरिमेंट करके ईएम वेव्स प्रोड्यूस करी थी। तो हर्ट्ज HERTZ फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है ना हर्ट्ज, वही वाला हर्ट्ज। इनके पास दो मेटल के स्फीयर्स थे जिनको एक हाई वोल्टेज इंडक्शन बैटरी से ज्वाइन करा गया था। ये बहुत हाई वोल्टेज की इंडक्शन बैटरी थी और यहाँ एक डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करेगा ईएम वेव्स आ रही है नहीं आ रही। जैसे ही स्विच ऑन करा गया इस बैटरी का, देखा गया कि यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस। जैसे आपके बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हो जाता है कई बार तो स्पार्किंग होती है, वैसे ही स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। और उस स्पार्किंग में से जब स्पार्क हुआ होगा तब वहां पे जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए हों, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक एक्सेलरेट करके गए, तो उन्होंने ईएम वेव्स एमिट करी। तो ये ईएम वेव्स प्रोड्यूस हुई थी चार्ज के एक्सेलरेट होने से। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ था एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक, तो उसमें से ईएम वेव्स निकली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का, ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे, यू हैव टू रिवाइज प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो। जस्ट वन क्वेश्चन, अभी 5 मिनट लगेंगे, आप लोग कर लेना, आपको भी थोड़ा पता लगेगा कि समझ में आया या नहीं है। तो पेज नंबर 225, पेज 225, सॉल्व एग्जांपल 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, ये कर लें, क्लास के बाद कर लेना, 2-4 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। बोलो, कोई डाउट है?